राम जी रावण से युद्ध करने के लिए वानरों और भालुओं को लेकर लंका क्यों गए थे, वो आज लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर समझ में आ गया। इसका सीधा जवाब ये है कि अगर राम जी अयोध्या वालों कर ले जाते तो वो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कराते। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने। उन्होंने ये बात बोलकर यूपी के मतदाताओं पर निशाना साधा है। महंत के कहने का मतलब है कि जिन्होंने सस्ते आलू प्याज के लिए उस सरकार के तमाम अच्छे कामों को ताक पर रख दिया जो दिन रात उनकी भलाई में लगी थी। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। चुनाव के परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश की प्रजा विकास के लिए तैयार ना हो, उस देश का राजा अगर विकास करता है तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु उसकी प्रजा बन जाती है। प्रजा को लगता है कि ये तो हमारा दुश्मन है, ये तो विकास की बातें कर रहा है। अब इस बयान को मोदी समर्थक शेयर कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में भी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग कह रहे हैं कि याद कीजिए यूपी के वो दिन जब लॉ एंड ऑर्डर नाम की चिड़िया यूपी में उड़ने से भी डरती थी। याद कीजिए जब यूपी भीषण गर्मी में भी बिजली के लिए तरसती थी। समाजवाद के नाम पर मची लूट खसोट ने लोगों का जीना हराम कर रखा था। लेकिन तभी प्रदेश में डबल इंजन सरकार आई और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन शायद यूपी के लोगों को प्रदेश की इस बदली हुई फिजा नहीं भा रही थी। उसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मोदी समर्थकों का कहना है कि क्या यूपी के लोगों को अच्छे काम की परवाह नहीं, उन्हें उसी गंदी व्यवस्था को रखने की आदत पड़ गई है जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकाल कर लाए थे। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को निचले पायदान पर पहुंचाने का काम किया, जिस पार्टी ने कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दिए, जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया, जिन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली, यूपी के लोग उन्हीं की झोली में अपना आत्मसम्मान गिरवी करवाए। जबकि केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को देश का सिरमौर बना दिया, उसे ही लोगों ने भुला दिया एक पल में। कई लोग नरेंद्र मोदी के किए हुए विकास को गिनवाते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्लैगशिप योजनाओं में यूपी हमेशा प्रायोरिटी में रहा। यूपी के 1 करोड़ 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का सम्मान मिला। इस योजना के लाभार्थियों के मामले में यूपी सबसे आगे रहा। 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला यूपी पहला राज्य बना। इसी तरह प्रधानमंत्री जनधन योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ पाने में यूपी सबसे आगे रहा। 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ के कमान संभालते ही प्रदेश के कायाकल्प का जो दौर शुरू हुआ वो आज भी जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे प्रयासों से यूपी मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा और एक ब्रांड बना। लेकिन यूपी के लोगों को ये सब नजर नहीं आता। ऐसे में उन्हें विपक्ष के हिडन एजेंडे भला कैसे नजर आएंगे। कहने की शायद जरूरत नहीं कि अगर यूपी में मोदी सरकार का साथ दिया होता तो उसके हाथ और भी मजबूत होते। हैरानी होती है कि बंगाल में दुर्गा पूजा पर बैन लगाने वाली ममता जीत जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर भी बीजेपी हार जाती है। जिस वक्त देश के बाकी लोग मोदी सरकार पर अपना भरोसा जता रहे थे और उसे मजबूत बनाने का संकल्प लेकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे, लेकिन याद रखना यूपी वालों, अच्छे दिन लाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन बुरे दिन कभी भी किसी भी पल आ सकते हैं। लोग उत्तर प्रदेश की तुलना मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, जहां बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की। देश के लोगों का कहना है कि यूपी वालों, सीखना है तो मध्य प्रदेश के लोगों से सीखो, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल वालों से सीखो। इन्होंने सस्ती बिजली, सस्ते आलू प्याज को ठुकराकर धर्म और देश के लिए वोट किया। तुमने तो प्रदेश के भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को भी कमजोर करने का काम कर दिया। याद रखना, जब जब यूपी और देश का वैभव जगमगाएगा तब तब तुम्हें तुम्हारा ये फैसला कचोटेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
शरणार्थी मौजूद है, आइए आपके उनसे बात कराते हैं। आप मैं मजनू टीला गुरुद्वारा श्री राम कॉलोनी वहाँ का प्रधान हूँ। मैं कह रहा हूँ मोदी को जिताना चाहता हूँ और मोदी के लिए मरेंगे मिटेंगे। आप एक शरणार्थी हैं, आपको क्या लगता है क्या हम शरणार्थी हैं, हमें नागरिकता मिल चुकी है, हमें सब कुछ दे दिया और बीजेपी सरकार ने हमें सब कुछ दिया है, वोट भी दिया है, ये वोट दिया हमने और मैं भारत को जिताया है और बीजेपी को जीते विजय करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हम शरणार्थी हैं, सब शरणार्थी हैं, सब शरणार्थी भाई आए हुए हैं पाकिस्तान से। भाई मोदी को उनको आशीर्वाद देने आए हैं। भगवान करेगा सदा ही सनातन धर्म की जयकार रहेगी। जय श्री राम रहेगा। जय श्री राम। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। हम सिंध पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए मंजू का टीला, जो आज हमारा प्रधानमंत्री भारत का तीसरी बार चुन के आया है, उनका हम वेलकम करने के लिए बहुत खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है परवेज जी, मैं कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर से आए हैं, क्या बात है, बड़े प्रशंसक लग रहे हैं आप। ये तो जाहिर सी बात है, हाँ। जिन हालातों से हम गुजरे हैं जी हम बिल्कुल जानते हैं, ये आप लोग नहीं जान सकते। जो गोलियों से निकले हुए लोग, जो पत्थरबाजी से बचे हुए लोग, जो मुसीबतों से बचे हुए लोग जो निकले हैं, वही समझते हैं इसका दर्द, वही समझते हैं भाजपा सरकार की कदर, वही समझता है नरेंद्र मोदी की, वही समझता है नरेंद्र मोदी इंसान क्या है। आप लोग नहीं समझते, ये देश नहीं समझ सकते, हम लोग समझ सकते हैं। हमारे ऊपर आतंकवादियों का दबाव था, हमारे ऊपर पॉलिटिशियनों का दबाव था, हम मारे जाते थे, हमारे वहां पे पत्थरबाजी होती थी। हमें अपने देश का तिरंगा उठाने में हक नहीं था, हम अपने देश का तिरंगा नहीं वहां पे लहरा सकते थे। कश्मीर की बात आप कर रहे हो, जिस कश्मीर में बाहर पीला झंडा दिखता था 40 साल, उस पीले झंडे देखते देखते हम बड़े हो गए। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पीला झंडा बाहर फेंक के अपने देश का झंडा जब खड़ा हो गया, तब हमें पता चला कि हम एक आजाद देश में रहे। तब हमें एक पहचान पत्र मिला कि हम हिंदुस्तानी हैं। तब तक हमें ये पता नहीं था कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें ये कभी कोई पाकिस्तान से आता था ये हमारा कश्मीर है, कोई कहीं से आता था ये हमारा कश्मीर है। अगर कश्मीर को बचाने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है, अगर कश्मीर को फिर से जन्म देने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है, अगर 40 साल मुसीबतों से निकालने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है। क्या बात है, आप वाकई तस्वीर पूरी तरह से जो है वो बदल गई। हाँ, तो एक सवाल जो है हमारे एंकर भी आपसे पूछना चाहेंगे। अनुभा सर, एक सवाल, ये जिस तरीके का जोश इनके अंदर दिख रहा है वो सीधा ये दिख रहा है कि ये बीजेपी 370 जो हटाई है उससे कितने खुश है, ये ग्राउंड लेवल पर ये बता रहे हैं। और इनसे जरा ये पूछिए कि बीजेपी क्या लगता है, बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, बीजेपी कितनी सीट ला पाएगी और कश्मीर 400 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। और कश्मीर के क्या हाल है ये भी हम आपसे। कश्मीर में 2 कैंडिडेट भाजपा सरकार ने आ रहे हैं, लाख से लीड कर रहे हैं, वो 2 ही कैंडिडेट चढ़ाए। तो पता है कि कश्मीर पूरी जनता 40 लाख लोग जानते हैं, अगर हमें दबाया जाता था कश्मीर में तो वो पॉलिटिशियनों के दबाव से, जैसे यासिन मलिक जैसे लोग, और आप उस कांग्रेस की बात करते हो जिस कांग्रेस ने हमें दबा के रखा था 70 साल से, जिस कांग्रेस ने हमें आतंकवादियों का नाम दिया था, जिस कांग्रेस ने आतंकी के दुकान खोले थे, आप उस कांग्रेस की बात कर रहे हो। जब 40 साल वहां पे पीला झंडा दिखता था वो कांग्रेस नहीं उतार सकता था। जब उस कांग्रेस सरकार में पावर नहीं थी, उस प्राइम मिनिस्टर में पावर नहीं थे। अब 10 साल जब भाजपा सरकार सत्ते में आई, जब नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में आया, तो फिर दिखाया पीला झंडा बाहर फेंकने वाला जब आया, तो तब अपने देश का हर जगह, जिस कश्मीर में पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, जिस कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, उसी कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है। उस कश्मीर में आज हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा है। जिस कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ का आके हम लोगों के साथ खून खराबे करते थे, उस पाकिस्तानी को मैं बोलना चाहता हूँ, 4 तारीख आज है, बाप आ रहा है तुम्हारा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे ना। आप लोगों ने 10 साल में कुछ उखाड़ पाया कश्मीर के लिए। बाप आ रहा है तुम्हारा, सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो नक्शे से मिट जाओगे। ये आपको एक कश्मीरी मुसलमान बोल रहा है, क्योंकि जो सितमों से आपने हमें गुजारा है, जिन मुसीबतों से आपने हमें चढ़ाया है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम लोगों का नामो निशान मिट जाए। जो मेरे सामने जिन मेरे भाइयों की जनाजा निकलते थे, ये मैं ही दे दर्द समझ सकता हूँ।
अगर हमें सगा आया तो नरेंद्र मोदी बन के आया। हमें मुझे बता दीजिए, जो 40 साल में वहां पे लोकल राजनीति कर रहे थे, मुस्लिम थे वो, जो अपनों ने नहीं करके दिखाया, वो गुजरात से उठ के एक नॉन मुस्लिम हमें करके दिखा, अपने सीने से लगा के बताया। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले नहीं हो पाया, उसके बाद में मोदी जी आए और आते के साथ ही तस्वीर बदल के रखी? बिल्कुल सर, मैं ये मुद्दा बीजे देखो, न मैं कोई पॉलिटिक्स हूँ, न मैं कोई, मैं क्यों आया यहाँ पे, मोदी जी को ताज देखना चाहता हूँ यहाँ पे, क्यों इन मुसीबतों से हम गुजरे, यही बोलना चाहता हूँ। जब यासीन मलिक जैसे लोग को पनाह दे रहे थे कश्मीर में, ये इनका वोट बैंक था वहाँ पे। जब आतंकी दुकान खोल रहे थे, ये इनका वोट बैंक था वहाँ पे। 370 पे वोट दे रहे थे, ये वोट बैंक था वहाँ पे। आप इन्हीं की बात कर रहे हो। मोदी ने बोला 10 साल वहाँ पे नहीं रहा भाजपा की सरकार, गवर्नर रहा था, तब भी करके दिखाया है। तो प्राइम मिनिस्टर में कितने पावर होते हैं? जितना एक कश्मीरी को हक है घूमने में, उतना दिल्ली के लोग को भी होना चाहिए। हमें ये हक नहीं मिला जाता था, हमें कहीं पे बोलने की आजादी नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परवेज अहमद बाकी। नमस्कार, मैं गार्गी चंद्रे, आप देख रहे हैं newsviews.in। हर बार के लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी साधना में लीन हो गए हैं। कोई इसे अगले कार्यकाल की तैयारी तो कोई इसे 400 पार की कामना को पूरा करने वाली साधना बता रहा है। लेकिन हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी की ये साधना देश और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए है। इसके जरिए ही राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 75 दिनों में 19 रोड शो समेत 206 चुनावी रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। इस बार वो कन्याकुमारी के उसी प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगा रहे हैं, जहां से स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक तपस्या करते हुए विकसित भारत का सपना देखा था। ये जगह भगवान शिव और मां पार्वती से भी जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आध्यात्मिक यात्रा हिंदू धर्म की विरासत को सहेजने और संरक्षित भी कर रही है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के समुद्र में जाकर द्वारका नगरी के दर्शन किए और वहां भी ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री का कहना है कि द्वारका के दर्शन उनके विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती दे रहे हैं। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजा पाठ किए, जो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिंदू धर्म के प्रति कितनी गहरी आस्था है। उनके नेतृत्व में हिंदू धर्म दोबारा अपने गौरव को पाने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है। ये उनकी ही कोशिशों का परिणाम है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर हिंदुत्व के अभिमान के रूप में फिर से स्थापित हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव खत्म होते ही प्रमुख धार्मिक स्थलों के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले उन्होंने केदारनाथ धाम का दौरा किया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में करीब 17 घंटे तक ध्यान लगाया था। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में बेलूर मठ के उस कमरे में ध्यान लगाया था जहां खुद स्वामी विवेकानंद साधना किया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आध्यात्मिक यात्राएं इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि वो जब जहां गए उस जगह के टूरिज्म को जबरदस्त रफ्तार मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी ही एक आध्यात्मिक यात्रा साल 1968 में गुजरात के वडनगर से शुरू हुई थी, जो पहले कोलकाता फिर अलग अलग जगहों से होते हुए केदारनाथ से 3 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी पहुंची थी, जहां उन्होंने करीब 1.5 महीने तक की साधना की थी। इन्हीं साधना से मिली ऊर्जा को वो देश और धर्म की भलाई के लिए झोंक देते हैं। यही ऊर्जा उन्हें औरों से कई अलग और मजबूत बनाती है और यही वजह है कि वो बिना रुके बिना थके सभी की भलाई के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की यही ऊर्जा उन्हें औरों से अलग और मजबूत बनाती है। यही वजह है कि वो बिना रुके बिना थके सभी की भलाई के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज
पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। मैंने कहा था मेरे जीवन में मेरे टीचर का क्या रोल रहा, मेरे जीवन में मेरी माता का रोल क्या रहा, हर एक के जीवन में आता है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। आपको बता दें, मोदी हर बार अलग अलग अवतार में नजर आते हैं। स्टाइलिंग के मामले में मोदी बचपन से ही थोड़े अलग थे। कभी लंबे बाल में मोदी नजर आते तो कभी सरदार के भेष में दिखते। पीएम मोदी का सन की तरफ बचपन से ही झुकाव ज्यादा था और इस झुकाव का नतीजा ये हुआ कि वो बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन चुके थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद वो धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा था
और भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद लगातार मोदी को पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। 1988 से लेकर 1989 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत को देखकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी बना दिया गया। इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल की। राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए और केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके बाद समय ने करवट ली और 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत खराब होने लगी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे और देश की सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी। फिर अचानक अटल जी ने मोदी को फोन लगाया। उस वक्त मोदी एक सीनियर कैमरामैन गोपाल बिष्ट के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट पर थे। अटल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कर पूछा, भाई कहाँ हो? इस पर मोदी का जवाब आया कि मैं तो शमशान घाट पर हूँ। फिर अटल जी ने कहा, तुम शमशान में हो, मैं तुमसे क्या ही बात करूँ, वापस घर आओ, फिर मुझे बात करो, शाम को चाय पर मिलो, फिर बात करते हैं। जब मोदी ने अटल जी से मुलाकात की तो उन्होंने मजाक में मोदी से कहा कि दिल्ली ने तुम्हें बहुत मोटा कर दिया है, तुम्हें गुजरात वापस जाना चाहिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर गुजरात में कदम रखे। आपको बता दें, ये पहला मौका था जब बीजेपी के किसी नेता को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर पलटकर नहीं देखा। मोदी ने गुजरात को बीजेपी का गढ़ बना दिया। वही गुजरात जो 1995 तक कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, 2001 के बाद बीजेपी का गढ़ हो गया। 2001 के बाद से राज्य में कुल 3 बार चुनाव हुए, तीनों में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई और प्रदेश की कमान मोदी ने संभाली। गुजरात की सत्ता संभालने के महज 5 महीने बाद गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई हिंदू कार्यसेवक मारे गए। फिर 2002 में गुजरात में दंगे भड़क गए थे, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। इन सब के बाद मोदी पर यह भी आरोप लगे कि वो दंगों को नहीं रोक पाए। लेकिन एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक पकड़ जो थी वो और भी मजबूत होती जा रही थी। 2014 आते आते गुजरात पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ बन चुका था, जहां आज भी बीजेपी का ही वर्चस्व कायम है। आपको बता दें, 2013 के बाद भी राज्य में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को जीत मिली और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है। गुजरात में मोदी के काम और लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने 2013 में एक बड़ा दांव खेल दिया। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी को प्रोजेक्ट किया। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी था। देश में चुनाव हुए और 336 सीटों पर जीत हासिल करते हुए एनडीए सबसे बड़ा दल बना और 282 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बम्पर जीत के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। देश की सत्ता जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आई तो पूरे देश में एक अलग सा माहौल बन गया। 2014 के बाद बीजेपी अपनी विचारधारा को जमीन पर उतारने में सफल रही, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही सालों में देश के अधिकतर राज्यों में एनडीए और बीजेपी का कब्जा हो गया। इसके बाद 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ये पहला चुनाव था, जबकि अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी को मेजॉरिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का फायदा मिला और वो पहले से ही और मजबूत पार्टी होकर सत्ता में लौटी। चुनाव में बीजेपी अपने दम पर 303 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहीं एनडीए के खाते में 352 सीटें आई। 2019 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद बीजेपी पहले से और भी ताकतवर बनकर उभरी। 2019 का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर और हिंदुत्व से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया। पीएम मोदी ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना जनसंघ के जमाने से उनकी प्राथमिकता में था। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और ऐसे ही मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए कदम भी उठाया।
इतना ही नहीं, 5 अगस्त 2020 एक ऐसी तारीख जो देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया था। भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना बीजेपी तो दशकों से दिखा रही थी, लेकिन लोगों को इसे लेकर सबसे ज्यादा भरोसा उस समय आया जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जय सिया राम, जय सिया राम। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोज सुनवाई कर फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया। राम मंदिर पर फैसला भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, लेकिन बीजेपी समर्थक इसका श्रेय सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं। 2024 के जनवरी में अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो चुका है और मथुरा का कॉरिडोर का काम अभी भी चल रहा है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का कार्यकाल इसीलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि पूर्वोत्तर के अलावा बंगाल जैसे राज्यों में भी जहां बीजेपी की गिनती सबसे कमजोर पार्टी के रूप में होती थी, वहां नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी बनी। बंगाल जो हमेशा से लेफ्ट और ममता का गढ़ माना जाता था, वहां के चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। देश की चुनावी राजनीति में जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दे तो कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 3 बार तक चुनाव नहीं जीत पाया। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी भी लगातार 2 बार ही चुनाव जीत पाई थी। देश की सियासत में माना जाता है कि 2 बार चुनाव आसानी से कोई भी जीत सकता है, लेकिन लगातार तीसरी बार चुनाव जीतना बेहद मुश्किल साबित होता है। नामुमकिन कामों को नरेंद्र मोदी ने अभी तक मुमकिन करके दिखाया है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो निश्चित तौर पर एक इतिहास रचेंगे। 2024 में अगर पीएम मोदी की जीत होती है तो इसलिए भी वो बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी क्योंकि इस बार लड़ाई मोदी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच में है। देश के लिए, देश के दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है और हर दिल एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार। कांग्रेस समेत कई दल एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बना चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत मिलती है तो वो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। चुनाव की इस भागदौड़ में हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म के अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। गरीब और दलित के लिए स्वाभिमान से जीना संभव किया है। यही तो गुरु रविदास जी की सीख है। यही सबका साथ, सबका विकास हमारा सुशासन का मंत्र है। रविदास जी ने यह भी कहा है, 100 बरस लौ जगत में ही जीवत रही करू काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निह काम।
अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए। वो कहते थे कर्म ही धर्म है। गुरु रविदास जी की ये भावना हमारी सरकार की कार्य संस्कृति में झलकती है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। तो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आगे की प्लानिंग अभी से ही तैयार कर ली है। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए newsviews.in और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राम जी रावण से युद्ध करने के लिए वानरों और भालुओं को लेकर लंका क्यों गए थे, वो आज लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर समझ में आ गया। इसका सीधा जवाब ये है कि अगर राम जी अयोध्या वालों कर ले जाते तो वो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कराते। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने। उन्होंने ये बात बोलकर यूपी के मतदाताओं पर निशाना साधा है। महंत के कहने का मतलब है कि जिन्होंने सस्ते आलू प्याज के लिए उस सरकार के तमाम अच्छे कामों को ताक पर रख दिया जो दिन रात उनकी भलाई में लगी थी। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। चुनाव के परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश की प्रजा विकास के लिए तैयार ना हो, उस देश का राजा अगर विकास करता है तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु उसकी प्रजा बन जाती है। प्रजा को लगता है कि ये तो हमारा दुश्मन है, ये तो विकास की बातें कर रहा है। अब इस बयान को मोदी समर्थक शेयर कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में भी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग कह रहे हैं कि याद कीजिए यूपी के वो दिन जब लॉ एंड ऑर्डर नाम की चिड़िया यूपी में उड़ने से भी डरती थी। याद कीजिए जब यूपी भीषण गर्मी में भी बिजली के लिए तरसती थी। समाजवाद के नाम पर मची लूट खसोट ने लोगों का जीना हराम कर रखा था। लेकिन तभी प्रदेश में डबल इंजन सरकार आई और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन शायद यूपी के लोगों को प्रदेश की इस बदली हुई फिजा नहीं भा रही थी। उसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मोदी समर्थकों का कहना है कि क्या यूपी के लोगों को अच्छे काम की परवाह नहीं, उन्हें उसी गंदी व्यवस्था को रखने की आदत पड़ गई है जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकाल कर लाए थे। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को निचले पायदान पर पहुंचाने का काम किया, जिस पार्टी ने कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दिए, जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया, जिन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली, यूपी के लोग उन्हीं की झोली में अपना आत्मसम्मान गिरवी करवाए। जबकि केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को देश का सिरमौर बना दिया, उसे ही लोगों ने भुला दिया एक पल में।
कई लोग नरेंद्र मोदी के किए हुए विकास को गिनवाते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्लैगशिप योजनाओं में यूपी हमेशा प्रायोरिटी में रहा। यूपी के 1 करोड़ 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का सम्मान मिला। इस योजना के लाभार्थियों के मामले में यूपी सबसे आगे रहा। 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला यूपी पहला राज्य बना। इसी तरह प्रधानमंत्री जनधन योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ पाने में यूपी सबसे आगे रहा। 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ के कमान संभालते ही प्रदेश के कायाकल्प का जो दौर शुरू हुआ वो आज भी जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे प्रयासों से यूपी मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा और एक ब्रांड बना। लेकिन यूपी के लोगों को ये सब नजर नहीं आता। ऐसे में उन्हें विपक्ष के हिडन एजेंडे भला कैसे नजर आएंगे? कहने की शायद जरूरत नहीं कि अगर यूपी में मोदी सरकार का साथ दिया होता तो उसके हाथ और भी मजबूत होते। हैरानी होती है कि बंगाल में दुर्गा पूजा पर बैन लगाने वाली ममता जीत जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर भी बीजेपी हार जाती है। जिस वक्त देश के बाकी लोग मोदी सरकार पर अपना भरोसा जता रहे थे और उसे मजबूत बनाने का संकल्प लेकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे, लेकिन याद रखना यूपी वालों, अच्छे दिन लाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन बुरे दिन कभी भी किसी भी पल आ सकते हैं। लोग उत्तर प्रदेश की तुलना मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, जहां बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की। देश के लोगों का कहना है कि यूपी वालों, सीखना है तो मध्य प्रदेश के लोगों से सीखो, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल वालों से सीखो। इन्होंने सस्ती बिजली, सस्ते आलू प्याज को ठुकराकर धर्म और देश के लिए वोट किया। तुमने तो प्रदेश के भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को भी कमजोर करने का काम कर दिया। याद रखना, जब जब यूपी और देश का वैभव जगमगाएगा तब तब तुम्हें तुम्हारा ये फैसला कचोटेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शरणार्थी मौजूद है, आइए आपके उनसे बात कराते हैं। आप मैं मजनू टीला गुरुद्वारा श्री राम कॉलोनी वहाँ का प्रधान हूँ। मैं कह रहा हूँ मोदी को जिताना चाहता हूँ और मोदी के लिए मरेंगे मिटेंगे। आप एक शरणार्थी हैं, आपको क्या लगता है क्या हम शरणार्थी हैं, हमें नागरिकता मिल चुकी है, हमें सब कुछ दे दिया और बीजेपी सरकार ने हमें सब कुछ दिया है, वोट भी दिया है। ये वोट दिया हमने और मैं भारत को जिताया है और बीजेपी को जीते विजय करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हम शरणार्थी हैं, सब शरणार्थी हैं, सब शरणार्थी भाई आए हुए हैं पाकिस्तान से। भाई मोदी को उनको आशीर्वाद देने आए हैं। भगवान करेगा सदा ही सनातन धर्म की जयकार रहेगी। जय श्री राम रहेगा। जय श्री राम। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। हम सिंध पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए मंजू का टीला, जो आज हमारा प्रधानमंत्री भारत का तीसरी बार चुन के आया है, उनका हम वेलकम करने के लिए बहुत खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है परवेज जी, मैं कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर से आए हैं, क्या बात है, बड़े प्रशंसक लग रहे हैं आप। ये तो जाहिर सी बात है, हाँ। जिन हालातों से हम गुजरे हैं जी बिल्कुल जानते हैं, ये आप लोग नहीं जान सकते। जो गोलियों से निकले हुए लोग, जो पत्थरबाजी से बचे हुए लोग, जो मुसीबतों से बचे हुए लोग जो निकले हैं, वही समझते हैं इसका दर्द, वही समझते हैं भाजपा सरकार की कदर, वही समझता है नरेंद्र मोदी की, वही समझता है नरेंद्र मोदी इंसान क्या। आप लोग नहीं समझते, ये देश नहीं समझ सकते, हम लोग समझ सकते हैं। हमारे ऊपर आतंकवादियों का दबाव था, हमारे ऊपर पॉलिटिशियनों का दबाव था, हम मारे जाते थे, हमारे वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी। हमें अपने देश का तिरंगा उठाने में हक नहीं था, हम अपने देश का तिरंगा नहीं वहाँ पे लहरा सकते थे। कश्मीर की बात आप कर रहे हो, जिस कश्मीर में बाहर पीला झंडा दिखता था 40 साल, इस पीले झंडे देखते देखते हम बड़े हो गए। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई
तो पीला झंडा बाहर फेंक के अपने देश का झंडा जब खड़ा हो गया, तब हमें पता चला कि हम एक आजाद देश में रहे। तब हमें एक पहचान पत्र मिला कि हम हिंदुस्तानी हैं। तब तक हमें ये पता नहीं था कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें ये कभी कोई पाकिस्तान से आता था ये हमारा कश्मीर है, कोई कहीं से आता था ये हमारा कश्मीर है। अगर कश्मीर को बचाने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर कश्मीर को फिर से जन्म देने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर 40 साल मुसीबतों से निकालने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है। क्या बात है, आप वाकई तस्वीर पूरी तरह से जो है वो बदल गई। हाँ, तो एक सवाल जो है हमारे एंकर भी आपसे पूछना चाहेंगे। अनुभा सर, एक सवाल ये, जिस तरीके का जोश इनके अंदर दिख रहा है वो सीधा ये दिख रहा है कि ये बीजेपी 370 जो हटाई है उससे कितने खुश है। ये ग्राउंड लेवल पर ये बता रहे हैं। और इनसे जरा ये पूछिए कि बीजेपी क्या लगता है, बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, बीजेपी कितनी सीट ला पाएगी और कश्मीर 400 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। और कश्मीर के क्या हाल है ये भी हम आपसे। कश्मीर में 2 कैंडिडेट भाजपा सरकार ने आ रहे हैं, लाख से लीड कर रहे हैं। वो 2 ही कैंडिडेट चढ़ाए तो पता है कि कश्मीर पूरी जनता 40 लाख लोग जानते हैं। अगर हमें दबाया जाता था कश्मीर में तो वो पॉलिटिशियनों के दबाव से, जैसे यासिन मलिक जैसे लोग, और आप उस कांग्रेस की बात करते हो जिस कांग्रेस ने हमें दबा के रखा था 70 साल से, जिस कांग्रेस ने हमें आतंकवादियों का नाम दिया था, जिस कांग्रेस ने आतंकी के दुकान खोले थे, आप उस कांग्रेस की बात कर रहे हो। जब 40 साल वहां पे पीला झंडा दिखता था वो कांग्रेस नहीं उतार सकता था। जब उस कांग्रेस सरकार में पावर नहीं थी, उस प्राइम मिनिस्टर में पावर नहीं थे। अब 10 साल जब भाजपा सरकार सत्ते में आई, जब नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में आया तो फिर दिखाया पीला झंडा बाहर फेंकने वाला जब आया तो तब अपने देश का हर जिस कश्मीर में पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, जिस कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, उसी कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है। उस कश्मीर में आज हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा है। जिस कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ का आके हम लोगों के साथ खून खराबे करते थे, उस पाकिस्तानी को मैं बोलना चाहता हूँ, 4 तारीख आज है, बाप आ रहा है तुम्हारा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे ना। आप लोगों ने 10 साल में कुछ उखाड़ पाया कश्मीर के लिए। बाप आ रहा है तुम्हारा, सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो नक्शे से मिट जाओगे। ये आपको एक कश्मीरी मुसलमान बोल रहा है, क्योंकि जो सितमों से आपने हमें गुजारा है, जिन मुसीबतों से आपने हमें चढ़ाया है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम लोगों का नामो निशान मिट जाए। जो मेरे सामने जिन मेरे भाइयों की जनाजा निकलते थे, ये मैं ही दे दर्द समझ सकता हूँ। अगर हमें सगा आया तो नरेंद्र मोदी बन के आया। हमें मुझे बता दीजिए, जो 40 साल में वहाँ पे लोकल राजनीति कर रहे थे, मुस्लिम थे वो, जो अपनों ने नहीं करके दिखाया, वो गुजरात से उठ के एक नॉन मुस्लिम हमें करके दिखा, अपने सीने से लगा के बताया। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले नहीं हो पाया, उसके बाद में मोदी जी आए और आते के साथ ही तस्वीर बदल के रखी? बिल्कुल सर, मैं ये मुद्दा बीजे देखो न, मैं कोई पॉलिटिक्स हूँ न मैं क्यों आया यहाँ पे, मोदी जी को ताज देखना चाहता हूँ यहाँ पे, क्यों इन मुसीबतों से हम गुजरे, यही बोलना चाहता हूँ। जब यासिन मलिक जैसे लोग को पनाह दे रहे थे कश्मीर में, ये इनका वोट बैंक था वहाँ पे। जब आतंकी दुकान खोल रहे थे, ये इनका वोट बैंक था वहाँ पे। 370 पे वोट दे रहे थे, ये वोट बैंक था वहाँ पे। आप इन्हीं की बात कर रहे हो। मोदी ने बोला 10 साल वहाँ पे नहीं रहा भाजपा की सरकार, गवर्नर रहा था, तब भी करके दिखाया है। तो प्राइम मिनिस्टर में कितने पावर होते हैं, जितना एक कश्मीरी को हक है घूमने में, उतना दिल्ली के लोग को भी होना चाहिए। हमें ये हक नहीं मिला जाता था, हमें कहीं पे बोलने की आजादी नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परवेज अहमद बाकी। नमस्कार, मैं गार्गी चंद्रे, आप देख रहे हैं newsviews.in। हर बार के लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी साधना में लीन हो गए हैं। कोई इसे अगले कार्यकाल की तैयारी तो कोई इसे 400 पार की कामना को पूरा करने वाली साधना बता रहा है। लेकिन हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी की ये साधना देश और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए है। इसके जरिए ही राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 75 दिनों में 19 रोड शो समेत 206 चुनावी रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आध्यात्मिक यात्रा पर हैं।
इस बार वो कन्याकुमारी के उसी प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगा रहे हैं, जहां से स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक तपस्या करते हुए विकसित भारत का सपना देखा था। ये जगह भगवान शिव और मां पार्वती से भी जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आध्यात्मिक यात्रा हिंदू धर्म की विरासत को सहेजने और संरक्षित भी कर रही है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के समुद्र में जाकर द्वारका नगरी के दर्शन किए और वहां भी ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री का कहना है कि द्वारका के दर्शन उनके विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती दे रहे हैं। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजा पाठ किए, जो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिंदू धर्म के प्रति कितनी गहरी आस्था है। उनके नेतृत्व में हिंदू धर्म दोबारा अपने गौरव को पाने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है। ये उनकी ही कोशिशों का परिणाम है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर हिंदुत्व के अभिमान के रूप में फिर से स्थापित हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव खत्म होते ही प्रमुख धार्मिक स्थलों के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले उन्होंने केदारनाथ धाम का दौरा किया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में करीब 17 घंटे तक ध्यान लगाया था। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में बेलूर मठ के उस कमरे में ध्यान लगाया था जहां खुद स्वामी विवेकानंद साधना किया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आध्यात्मिक यात्राएं इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि वो जब जहां गए उस जगह के टूरिज्म को जबरदस्त रफ्तार मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी ही एक आध्यात्मिक यात्रा साल 1968 में गुजरात के वडनगर से शुरू हुई थी, जो पहले कोलकाता फिर अलग अलग जगहों से होते हुए केदारनाथ से 3 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी पहुंची थी, जहां उन्होंने करीब 1.5 महीने तक की साधना की थी। इन्हीं साधना से मिली ऊर्जा को वो देश और धर्म की भलाई के लिए झोंक देते हैं। यही ऊर्जा उन्हें औरों से कई अलग और मजबूत बनाती है और यही वजह है कि वो बिना रुके बिना थके सभी की भलाई के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की यही ऊर्जा उन्हें औरों से अलग और मजबूत बनाती है। यही वजह है कि वो बिना रुके बिना थके सभी की भलाई के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। तुम मुझे छवि में नहीं लेकिन पसीने की महक में पाओ, योजना के विस्तार की महक में ठहरो, मेरी आवाज की गूंज से पहचानो। ये लाइन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। पीएम मोदी के चाय बेचने से देश चलाने तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। इस वीडियो में मैंने कहा था
मेरे जीवन में मेरे टीचर का क्या रोल रहा, मेरे जीवन में मेरी माता का रोल क्या रहा, हर एक के जीवन में आता है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। आपको बता दें, मोदी हर बार अलग अलग अवतार में नजर आते हैं। स्टाइलिंग के मामले में मोदी बचपन से ही थोड़े अलग थे। कभी लंबे बाल में मोदी नजर आते तो कभी सरदार के भेष में दिखते। पीएम मोदी का संघ की तरफ बचपन से ही झुकाव ज्यादा था और इस झुकाव का नतीजा ये हुआ कि वो बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन चुके थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद वो धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा था और भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद लगातार मोदी को पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। 1988 से लेकर 1989 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत को देखकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी बना दिया गया। इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल की। राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए और केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके बाद समय ने करवट ली और 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत खराब होने लगी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे और देश की सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी। फिर अचानक अटल जी ने मोदी को फोन लगाया। उस वक्त मोदी एक सीनियर कैमरामैन गोपाल बिष्ट के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट पर थे। अटल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कर पूछा, भाई कहाँ हो? इस पर मोदी का जवाब आया कि मैं तो शमशान घाट पर हूँ। फिर अटल जी ने कहा, तुम शमशान में हो, मैं तुमसे क्या ही बात करूँ, वापस घर आओ, फिर मुझे बात करो, शाम को चाय पर मिलो, फिर बात करते हैं। जब मोदी ने अटल जी से मुलाकात की तो उन्होंने मजाक में मोदी से कहा कि दिल्ली ने तुम्हें बहुत मोटा कर दिया है, तुम्हें गुजरात वापस जाना चाहिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर गुजरात में कदम रखे। आपको बता दें, ये पहला मौका था जब बीजेपी के किसी नेता को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर पलटकर नहीं देखा। मोदी ने गुजरात को बीजेपी का गढ़ बना दिया। वही गुजरात जो 1995 तक कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, 2001 के बाद बीजेपी का गढ़ हो गया। 2001 के बाद से राज्य में कुल 3 बार चुनाव हुए, तीनों में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई और प्रदेश की कमान मोदी ने संभाली। गुजरात की सत्ता संभालने के महज 5 महीने बाद गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई हिंदू कार्यसेवक मारे गए। फिर 2002 में गुजरात में दंगे भड़क गए थे, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। इन सब के बाद मोदी पर यह भी आरोप लगे कि वो दंगों को नहीं रोक पाए। लेकिन एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक पकड़ जो थी वो और भी मजबूत होती जा रही थी।
2014 आते आते गुजरात पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ बन चुका था, जहां आज भी बीजेपी का ही वर्चस्व कायम है। आपको बता दें 2013 के बाद भी राज्य में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को जीत मिली और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है। गुजरात में मोदी के काम और लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने 2013 में एक बड़ा दांव खेल दिया। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी को प्रोजेक्ट किया। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी था। देश में चुनाव हुए और 336 सीटों पर जीत हासिल करते हुए एनडीए सबसे बड़ा दल बना और 282 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बम्पर जीत के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। देश की सत्ता जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आई तो पूरे देश में एक अलग सा माहौल बन गया। 2014 के बाद बीजेपी अपनी विचारधारा को जमीन पर उतारने में सफल रही, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही सालों में देश के अधिकतर राज्यों में एनडीए और बीजेपी का कब्जा हो गया। इसके बाद 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ये पहला चुनाव था, जबकि अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी को मेजॉरिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का फायदा मिला और वो पहले से ही और मजबूत पार्टी होकर सत्ता में लौटी। चुनाव में बीजेपी अपने दम पर 303 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहीं एनडीए के खाते में 352 सीटें आई। 2019 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद बीजेपी पहले से और भी ताकतवर बनकर उभरी। 2019 का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर और हिंदुत्व से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया। पीएम मोदी ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना जनसंघ के जमाने से उनकी प्राथमिकता में था। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और ऐसे ही मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए कदम भी उठाया। इतना ही नहीं, 5 अगस्त 2020 एक ऐसी तारीख जो देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया था। भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना बीजेपी तो दशकों से दिखा रही थी, लेकिन लोगों को इसे लेकर सबसे ज्यादा भरोसा उस समय आया जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जय सिया राम, जय सिया राम। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोज सुनवाई कर फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया। राम मंदिर पर फैसला भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, लेकिन बीजेपी समर्थक इसका श्रेय सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं। 2024 के जनवरी में अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो चुका है और मथुरा का कॉरिडोर का काम अभी भी चल रहा है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का कार्यकाल इसीलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि पूर्वोत्तर के अलावा बंगाल जैसे राज्यों में भी जहां बीजेपी की गिनती सबसे कमजोर पार्टी के रूप में होती थी, वहां नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी बनी। बंगाल जो हमेशा से लेफ्ट और ममता का गढ़ माना जाता था, वहां के चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। देश की चुनावी राजनीति में जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दे तो कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 3 बार तक चुनाव नहीं जीत पाया। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी भी लगातार 2 बार ही चुनाव जीत पाई थी। देश की सियासत में माना जाता है कि 2 बार चुनाव आसानी से कोई भी जीत सकता है, लेकिन लगातार तीसरी बार चुनाव जीतना बेहद मुश्किल साबित होता है। नामुमकिन कामों को नरेंद्र मोदी ने अभी तक मुमकिन करके दिखाया है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो निश्चित तौर पर एक इतिहास रचेंगे।
2024 में अगर पीएम मोदी की जीत होती है तो इसलिए भी वो बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी क्योंकि इस बार लड़ाई मोदी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच में है। देश के लिए, देश के दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है और हर दिल एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार। कांग्रेस समेत कई दल एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बना चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत मिलती है तो वो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। चुनाव की इस भागदौड़ में हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म के अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। गरीब और दलित के लिए स्वाभिमान से जीना संभव किया है। यही तो गुरु रविदास जी की सीख है। यही सबका साथ, सबका विकास हमारा सुशासन का मंत्र है। रविदास जी ने यह भी कहा है, 100 बरस लौ जगत में ही जीवत रही करू काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निहकाम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए। वो कहते थे कर्म ही धर्म है। गुरु रविदास जी की ये भावना हमारी सरकार की कार्य संस्कृति में झलकती है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। तो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आगे की प्लानिंग अभी से ही तैयार कर ली है। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए newsviews.in और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।